स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल अल्फीलिया में। अभी तक हम सोशल कॉग्निशन का एक छोटा सा पोर्शन कवर कर चुके हैं, जिसमें हम सोशल साइकोलॉजी के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं, सोशल कॉग्निशन के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम बात कर रहे हैं सोशल इन्फ्लुएंस के बारे में, जिसमें कि हमने कंप्लायंस के बारे में पढ़ा और इसमें कि हमने कंप्लायंस के बारे में पढ़ा और कंफर्मिटी के बारे में पढ़ा। ठीक है, आज हम ओबीडियंस के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, मेरे आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने पिछली 2 वीडियोस नहीं देखी हैं तो मेक श्योर आप वो भी देखें, क्योंकि ओबीडियंस के कॉन्सेप्ट जो है को समझने के लिए पहले दोनों कॉन्सेप्ट्स को समझना बहुत ज़रूरी है। तो लेट्स टॉक अबाउट द ओबीडियंस इन दिस वीडियो, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हुए। तो अगर हम समझें, ओबीडियंस और कंप्लायंस दोनों में ही पर्सन के बिहेवियर में कोई चेंज डिमांड की जाती है, लेकिन कंप्लायंस और ओबीडियंस में डिफरेंस क्या है कि कंप्लायंस में जिसका बिहेवियर हमने चेंज करना है, ठीक है, उसको हम फोर्स नहीं कर सकते। ठीक है, उसके लिए हमें किसी टेक्निक की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन ओबीडियंस में क्या होता है, कोई अथॉरिटी फिगर होता है जिसका डायरेक्ट ऑर्डर होता है और हमें उस ऑर्डर को फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, एक सेल्स पर्सन है जो कि अपने को कुछ बेच रहा है, मान लो एक कार ही बेच रहा है, लेकिन उसके पास कोई रियल पावर नहीं है हमें फोर्स करने की कि हमने ख़रीदनी है। लेकिन एक अथॉरिटी फिगर जो है वो एक ऐसा इंसान हो सकता है जिसके पास सोशल पावर है, जैसे कि पुलिस ऑफिसर हो सकता है, कोई टीचर हो सकता है, कोई वर्क सुपरवाइज़र हो सकता है। ठीक है, वो क्या करते हैं, वो हमें कमांड्स देते हैं और हम उस चीज़ को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ अथॉरिटी और कमांड। ठीक है, हाउ फार पीपल गो इन ओबेइंग द कमांड्स ऑफ अथॉरिटी। वो कहता है कि कितने दूर लोग जा सकते हैं किसी अथॉरिटी फिगर को की कमांड्स को ओबे करने के लिए। कौन से फैक्टर्स हैं जो ओबीडियंस को ज़्यादा या कम इफ़ेक्ट करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ओबीडियंस कम या ज़्यादा हो, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं। कुछ ऐसे सवाल हैं जो रिसर्चर्स जो हैं बहुत सालों से जिनका जवाब ढूंढ रहे हैं। ठीक है, रिसर्चर्स जिनका जवाब ढूंढ रहे हैं बहुत सालों से। ठीक है, अब ये जो आंसर्स, ये जो सवाल हैं, इनके जवाब बहुत ज़रूरी हैं, ना सिर्फ रिसर्चर्स के लिए, लेकिन जहाँ कहीं भी कोई कम्युनिटी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, लाइक जैसे कि नाजी जर्मनी के सोल्जर्स थे जो सिर्फ हिटलर के ऑर्डर्स को ब्लाइंडली फॉलो किए जा रहे थे। ठीक है, तो इन सब सवालों के जवाब जो हैं बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। तो मिलग्राम ने एक शॉकिंग रिसर्च की, एक एक्सपेरिमेंट किया। उसने एक क्लासिक स्टडी की। मिलग्राम जो थे, स्टैनले मिलग्राम, वो एक सोशल साइकोलॉजिस्ट थे और उन्होंने इन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश की। उनको ऐश के कन्फर्मिटी एक्सपेरिमेंट के बारे में तो ऑलरेडी पता था और उनको बहुत ही हैरानगी लगी कि सोशल इन्फ्लुएंस का इतना इम्पैक्ट है दूसरों के बिहेवियर पर कि वो लेंथ ऑफ लाइन जो कार्ड्स में बनी हुई थी, ठीक है, उनके मीनिंग से ज़्यादा उनका इफ़ेक्ट था। किसका? सोशल इन्फ्लुएंस का बहुत इफ़ेक्ट है कि लोगों ने जो है ज़्यादातर 80% लोगों ने गलत जवाब दिया और जो बचे हुए जिनको पता था कि सही लाइन कौन सी है वो उनके साथ हो लिए। तो इस इन्फ्लुएंस को देखते हुए उसको बड़ा ही अचंभा लगा। ही वॉज वंडर्ड, ही वॉज अमेज्ड। तो उसने सोचा कि वो एक एक्सपेरिमेंट करे ताकि पता चले कि सोशल इन्फ्लुएंस का क्या इम्पैक्ट रहता है, ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स पर, सोसाइटी पर, एक कम्युनिटी पर। ठीक है, थ्रू एड्स प्लेस्ड इन द लोकल न्यूज़पेपर। अब उसने क्या किया, लोकल न्यूज़पेपर में उसने ऐड लगा दी लोगों को। अब एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करना है, पार्टिसिपेंट्स पे तो चाहिए। अब पार्टिसिपेंट, और उसने उनको ये भी बता दिया कि प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट क्या है। ठीक है, इफ़ेक्ट्स ऑफ पनिशमेंट ऑन लर्निंग बिहेवियर। उसने कहा कि क्या पढ़ना है कि पनिशमेंट का लर्निंग बिहेवियर पर क्या इम्पैक्ट रहेगा, ये उसने बताया उन पार्टिसिपेंट्स को 1963 और 74 में। ऑल्दो देयर वर सेवरल डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स, बहुत सारे डिफरेंट फॉर्म्स एक्सपेरिमेंट की डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स के साथ, लेकिन जो बेसिक था वो क्या था, सेम था। पार्टिसिपेंट्स को लगा, उनको बिलीव दैट दे हैड, उनको लगा कि उनको रैंडमली असाइन कर दिया गया है टीचर का रोल, लर्नर का रोल, लेकिन
उसमें बीच में एक ट्रिक रहती है। वो क्या है कि लर्नर जो हैं वो कन्फेडरेट हैं, मतलब कि उनको ऑलरेडी पता है कि सिचुएशन क्या होने वाली है। तो जो टास्क है लर्नर का वो सिंपली मेमोरी टेस्ट था फॉर पेयर वर्ड्स। क्या उनको टास्क दिया गया कि मेमोरी टास्क दिया गया पेयर वर्ड्स के लिए, ठीक है। तो टीचर जो था वो बैठ गया मशीन के सामने, वो इसका शॉक जिसके ज़रिए शॉक एडमिनिस्टर करना क्या था एक्चुअली कि ये जो पेयर वर्ड्स है इनको रिमेंबर करना था और फिर लर्नर्स को उनको रिट्रीव करना था। जितने गलत जवाब होते थे उसके साथ साथ जो शॉक ट्रीटमेंट था मतलब 15 वोल्ट से शुरू होना था। जैसे जैसे गलत जवाब आएंगे वैसे वैसे वो शॉक ट्रीटमेंट जो है वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। जो करंट का वोल्टेज है वो बढ़ता जाएगा। लर्नर जो था उसको एक्चुअली में शॉक नहीं दिया जा रहा था, ठीक है, लेकिन उनको स्क्रिप्टेड था पहले से ही कि उनको ऐसे बिहेव करना है कि उनको शॉक दिया जा रहा है, ठीक है। और प्री रिकॉर्डेड वीडियो ऑडियो रिस्पॉन्सेस पहले ही रिकॉर्ड किए जा सके, डिस्कम्फर्ट, कोई आवाज़ें, साउंड्स जो भी था, स्क्रीमिंग, एक्सपेरिमेंट को एंड करने के लिए कहना, ये सब चीज़ें पहले से रिकॉर्डेड थी, ठीक है। और उनको ऐसे बिहेव करना था कि जैसे या वो अनकॉन्शियस हो गए करंट की वजह से या वो मर गए हैं, ठीक है, जैसा कि स्क्रिप्टेड था। अब टीचर बिकेम रिलक्टेंट टू कंटिन्यू, तो एवरीथिंग वाज ऑलरेडी डिसाइडेड, ठीक है, सब कुछ पहले ही डिसाइड कर लिया गया था, ठीक है। अब एक्सपेरिमेंट जो था, जब तक कि टीचर रिलक्टेंट ना हो जाए, ये ना कहे कि वो अब शॉक एडमिनिस्टर नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन जो एक्सपेरिमेंटर है, ठीक है, अथॉरिटेटिव वाइट लैब कोड में वो फॉर एग्जांपल कहेगा कि एक्सपेरिमेंट जो है वो कंटिन्यू करना है तो आपको कंटिन्यू करना है, और टीचर को रिमाइंड करेगा कि जो भी कुछ हो रहा है उसके लिए वो एक्सपेरिमेंटर जो है, ठीक है, अथॉरिटेटिव फिगर जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। सेफ्टी ऑफ द लर्नर्स के लिए भी वो ही रिस्पॉन्सिबल है। तो हाउ मेनी ऑफ द पार्टिसिपेंट्स कंटिन्यू टू एडमिनिस्टर व्हाट दे बिलीव वर रियल शॉक्स, और कितने पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो कंटिन्यू करना चाहेंगे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एक्सपेरिमेंट को, जबकि उनको पता है कि रियल शॉक दिया जा रहा है। मिलग्राम ने सर्वे किया साइकेट्रिस्ट, कॉलेज स्टूडेंट्स को और कुछ और एडल्ट्स को प्रायर टू द एक्सपेरिमेंट फॉर देयर ओपिनियन ऑन हाउ फार पार्टिसिपेंट्स वुड गो इन एडमिनिस्ट्रिंग शॉक्स। तो उन्होंने क्या प्रेडिक्ट किया कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो रिफ्यूज़ कर देंगे किसी समय में, और मेजॉरिटी जो है वो रिफ्यूज़ करेगी एज सुन एज द लर्नर प्रोटेस्ट, जैसे लर्न प्रोटेस्ट करेगा 150 वोल्ट पे ही। नन ऑफ ही सर्वेड बिलीव दैट एनी पार्टिसिपेंट वुड गो ऑल द वे टू द हाईएस्ट वोल्टेज, और किसी सर्वे में किसी ने ये बिलीव नहीं किया कि वो हाई वोल्टेज तक जा सकते हैं। सो वर दे राइट, क्या वो सही थे? नहीं, वो बिल्कुल सही नहीं थे। 65% जो टीचर्स थे उन्होंने क्या किया, फाइनली 450 वोल्ट का शॉक लेवल तक वो गए, वो दिया, जब तक कि वो अनकंफर्टेबल नहीं हो गए, जब तक कि उन्होंने मांगा नहीं कि इट शुड बी अलाउड टू स्टॉप। ऑफ दोज टीचर्स हु डिड प्रोटेस्ट एंड फाइनली स्टॉप, वो टीचर्स जो प्रोटेस्ट कर रहे थे और फाइनली स्टॉप कर दिया उन्होंने और क्विट कर दिया बिफोर रीचिंग 300 वोल्ट्स, वो भी 300 वोल्ट्स तक गए। सी हाउ वी कैन से कि कितना शॉकिंग है ये। सो व्हाट हैपेंड, बट दोज पीपल सैडेस्ट, क्या हम लोगों को सैडेस्ट बोलेंगे? वुड दे कीप शॉकिंग समवन लाइक दैट, क्या वो किसी को इसी तरीके से शॉक करते रहेंगे? सो नो वन वॉज मोर स्टन्ड देन मिलग्राम हिमसेल्फ, इससे ज़्यादा हैरान और कोई नहीं हुआ, मिलग्राम सबसे ज़्यादा हुए। ही हैड नॉट बिलीव्ड कि एक्सपेरिमेंट का इतना ह्यूज इफेक्ट है ओबीडियंस टू अथॉरिटी, ये जो टर्म है ओबीडियंस टू अथॉरिटी का इतना बड़ा इफेक्ट है। ये जो रिजल्ट्स थे, इन्होंने सिर्फ एक रैंडम फ्लू फ्रॉम द लार्ज पॉपुलेशन ऑफ क्रूअल पीपल रिजाइडिंग इन द, वो इसका क्या मतलब था कि क्या जितने लोग उन्होंने लिए क्या वो क्रूएल थे? एक्सपेरिमेंट्स रिपीट किए गए टाइम टू टाइम यूनाइटेड स्टेट्स में, कुछ और कंट्रीज़ में, और जो परसेंटेज रही पार्टिसिपेंट्स की जो वेंट ऑल कंसिस्टेंटली रिमेंड 61 to 66% रहे। फिर मिलग्राम की रिसर्च का जो है कंटिन्यू भी किया गया, उसको जो उनकी रिसर्च थी उसको वैल्यूएट करने की कोशिश की गई। रिसर्चर्स ने देखा कि वो जो हाई लेवल्स ऑफ ओबीडियंस के ट्रेड्स हैं वो जो किसी एक ग्रुप या ग्रुप ऑफ ट्रेड्स जो हैं उनके साथ रिलेट नहीं करते हैं खाली। तो क्या माना गया कि जो इंसान के पर्सनल ट्रेड्स हैं वो हाई लेवल ऑफ ओबीडियंस के साथ
हो सकता है एसोशिएट करते हों, लेकिन कोई एक ट्रेड या ग्रुप ऑफ ट्रेड जो वो कंसिस्टेंटली ये प्रिडिक्ट करे कि कौन ओबे करेगा ऑर्डर्स को, कौन ओबे नहीं करेगा, ये जो है सिमिलर एक्सपेरिमेंट रहा मिलग्राम के ओरिजिनल से। ये ब्लास ने 1991 में कहा था, ठीक है। अब अगर हम ये सोचेंगे जो लोग चले गए एक्सपेरिमेंटर के साथ, ठीक है, वो ये ज़रूरी नहीं है कि वो डिपेंडेंट हों या ससेप्टेबल हों कि वो दूसरे उनको कंट्रोल कर सकें, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो वो ऐसी सिचुएशन में आ जाते हैं, ओबे या डिसओबे, अथॉरिटी फिगर को ओबे करें या डिसओबे करें। तो अथॉरिटी फिगर को डिसओबे करना इतना ईजी नहीं होता है, ठीक है। और सम हैव सजेस्टेड, कईयों ने कहा कि जो मिलग्राम का रिजल्ट है दैट मे हैव बीन ड्यू टू द सेम काइंड ऑफ फुट इन द डोर टेक्निक ऑफ कंप्लायंस एज डिस्कस अर्लियर। उन्होंने कहा कि कुछ कंप्लायंस की फुट इन द डोर टेक्निक जैसा है। अगर आपको याद होगा तो फुट इन द डोर टेक्निक क्या थी, उसमें क्या होता है कि जो सामने वाला होता है वो पहले स्मॉल रिक्वेस्ट रखता है, फिर उसके बाद वो जो है बड़ी बड़ी रिक्वेस्ट रखता जाता है, जिसको कि जो सामने वाला जो है एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो जाता है, क्योंकि वो पहले बिहेवियर के साथ उसको कंटिन्यू करना चाहता है। इसी तरीके से जैसे स्मॉल वोल्ट से शुरू हुआ, फिर उसको स्मॉल इंक्रीमेंट ऑफ शॉक को फिर उन्होंने ग्रेजुअली बढ़ा दिया। तो फिर कहता है कि ग्रेजुअली इंक्रीजिंग द फॉलो ऑफ रिक्वेस्ट इज हेल्पफुल इन चेंजिंग बिहेवियर, ठीक है। वही हो गया जो आपको अभी भी बताया मैंने कि स्मॉल रिक्वेस्ट रखी जाती है, फिर उसको फॉलोअप किया जाता है बड़ी रिक्वेस्ट से। इसी तरीके से स्मॉल इंक्रीमेंट ऑफ शॉक रखा गया, जिसको ग्रेजुअली एंड स्लोली उसको बढ़ाया गया, ठीक है। फिर मिलग्राम की रिसर्च से एक और एथिकल क्वेश्चन रेज हुआ कि हाउ फॉर शुड रिसर्चर बी विलिंग टू गो आंसर ए क्वेश्चन ऑफ इंटरेस्ट, कि कितनी दूर रिसर्चर को जो है जाना चाहिए अपने इंटरेस्ट की क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए। कुछ ने आर्ग्यू किया कि पार्टिसिपेंट्स जिन्होंने मिलग्राम की स्टडी में पार्टिसिपेट किया था, उनके सेल्फ एस्टीम को बहुत डैमेज हुआ है, उनका साइकोलॉजिकल स्ट्रेस बहुत बड़ा है, ठीक है। एंड दे वर विलिंग टू एडमिनिस्टर शॉक ग्रेट इनफ टू किल अदर पर्सन, क्योंकि उन्होंने दूसरे पर्सन को इतना शॉक देने की कोशिश की कि वो उनको मारने जैसा था। लेकिन मिलग्राम ने रिस्पॉन्ड किया इस क्रिटिसिज्म को बाय फॉलो अप स्टडी ऑफ द पार्टिसिपेंट्स। उन्होंने उन पार्टिसिपेंट्स की स्टडी को फॉलो किया, और जिसमें उन्होंने पाया कि 84% ऑफ द पार्टिसिपेंट्स जो वो खुश थे कि वो एक ऐसे एक्सपेरिमेंट का पार्ट थे, ठीक है, जिससे कि ऐसे शॉकिंग रिजल्ट सामने आए हैं। और सिर्फ 1.3% लोग ऐसे थे जिनको कि बड़ा दुख हुआ कि वो सॉरी फील कर रहे थे एक्सपेरिमेंट के पार्टिसिपेंट होने के लिए। 84% जो थे उसके फेवर में थे। और एक फॉलोअप साइकेट्रिक एग्ज़ाम हुआ 1 साल के बाद, जिसमें कि कोई हार्म या ट्रॉमा उन पार्टिसिपेंट्स को नहीं हुआ था। इवन सो मोस्ट साइकोलॉजिस्ट डू अग्री दैट अंडर द करंट एथिकल रूल्स द एग्जिस्ट फॉर सच रिसर्च दिस एग्जैक्ट शुड नेवर बी अलाउड टू हैपन टुडे। कि अब साइकोलॉजिस्ट ने ये भी अग्री किया कि एथिकल रूल्स के अंदर जो है अगर रिसर्च कंडक्ट की जाए तो ऐसा कभी भी, आज तो कम से कम ऐसा कभी नहीं होने दिया जाएगा। There has been at least one attempt to replicate Milgram study in recent years. पिछले कुछ सालों में एक अटैम्प्ट किया गया मिलग्राम की स्टडी को रेप्लिकेट करने का, उसमें भी शॉक ट्रीटमेंट ही दिया गया, लेकिन उसको लिमिट रखा गया 150 वोल्ट। ये बर्गर ने 209 में किया है। और इस स्टडी में जो कन्फेडरेट्स थे उनको कहा गया कि दे हैव टू एंड द स्टडी 150 वोल्ट्स तक। पार्टिसिपेंट्स वर आस्क्ड वेदर दे शुड कंटिन्यू, और पार्टिसिपेंट्स को पूछा गया कि क्या वो कंटिन्यू करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। रिगार्डलेस ऑफ देयर आंसर, जो स्टडी थी दैट वाज एंडेड एट दैट पॉइंट, और फिर स्टडी को उस पॉइंट पर एंड कर दिया गया। रिजल्ट्स जो थे उससे पता चला कि पार्टिसिपेंट्स जो थे स्लाइटली लेस लाइकली टू ओबे देन दोज इन मिलग्राम स्टडी, कि जो मिलग्राम की स्टडी के पार्टिसिपेंट्स थे उसके कंपैरिजन में ये पार्टिसिपेंट्स जो थे ओबे करने के लिए इतने ज़्यादा रेडी नहीं थे, दे आर लेस लाइकली टू रेडी। और कुछ रिसर्च ने ये भी सजेस्ट किया, ये जो स्टडीज़ हैं ये एक्चुअली में ओबीडियंस को एग्जामिन करने के लिए पोर्ट्रे नहीं की गई थी। और एक फॉलोअप स्टडी हुई 2009 में, रेप्लिकेशन स्टडी बर्गर ने की, और कुछ और भी थे 2011 में। उन्होंने देखा कि कोई भी पार्टिसिपेंट जो है, नन ऑफ द पार्टिसिपेंट्स कंटिन्यूड विद एक्सपेरिमेंट व्हेन द हाईएस्ट ऑफ 4 प्रॉम्प्ट्स एक्सपेरिमेंट यूज्ड वाज रीच्ड। जबकि हाईएस्ट 4 प्रॉम्प्ट पार्टिसिपेंट्स जो थे वो अपनी
लेवल ऑफ एक्सपेरिमेंट तक नहीं आ गए थे। दिस वॉज ओनली प्रॉम्प्ट रेडिली सीन एज एन एक्चुअल ऑर्डर। ये सिर्फ प्रॉम्प्ट जो था देखा गया कि ये एक्चुअल ऑर्डर जैसा लग रहा था। यू हैव नो अदर चॉइस, यू मस्ट गो। कहा गया कि तुम्हारे पास कोई दूसरी चॉइस नहीं है, आपको करना ही करना है। द मोर द प्रॉम्प्ट्स कम अक्रॉस एन एज एन ऑर्डर, जितने प्रॉम्प्ट्स ऑर्डर की तरह आते हैं, लेस लाइकली द टीचर्स ओबेड, और टीचर उतने ही रिलेक्टेंट हो जाते हैं उसको ओबे करने के लिए। फर्दर मोर ये भी सजेस्ट किया गया कि ओबीडियंस की बजाय जो आउटकम से मिलग्राम के पैराडिगम के, वो सोशल आइडेंटिटी को ज़्यादा बिलोंग करते थे। पार्टिसिपेंट्स जो थे उन्होंने अपने आप को इन द लाइन विद एक्सपेरिमेंट के साथ जो है आइडेंटिफाई किया रादर देन द लर्नर, ठीक है। तो एक्टेड इन अ वे दैट डेमोन्स्ट्रेटेड देयर कमिटमेंट टू द लार्जर साइंटिफिक प्रोसेस। उन्होंने ऐसे कहा कि वो एक लार्जर साइंटिफिक प्रोसेस की तरफ जो है कमिटेड थे, रादर देन टू ऑर्डिनरी कम्युनिटी के साथ नहीं इतना कमिटेड थे वो लोग। इंस्टेड ऑफ ब्लाइंडली फॉलोइंग ऑर्डर्स उन्होंने ब्लाइंडली फॉलो नहीं किए। पार्टिसिपेंट्स को लगा कि वो क्या कर रहे हैं, वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसी गोल को अचीव करने के लिए जो उनके लीडर ने, उनके एक्सपेरिमेंटर ने सेट करके रखा था। जो पॉसिबल रिफॉर्मुलेशंस थी वो भी सोशल साइकोलॉजिस्ट ने एडिशनल वेज बताए इन्वेस्टिगेट करने के कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स जो हैं ऑबिडियंस के फ्यूचर में। ये जो फ़ोटोज़ आप देख रहे हो, ऐसा एक्सपेरिमेंटर जो है, ये जो फ़ोटोज़ आप देख रहे हैं, एक्सपेरिमेंटर ऐसा बिठाया गया, सॉरी टीचर को ऐसे बिठाया गया, और ये ऐसे बटन्स थे, ठीक है, 34 बटन्स थे जिनको कि शॉक ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करना था, ठीक है। कुछ की पॉइंट्स हैं। ओबीडियंस क्या होता है? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ इन्फ्लुएंस, जिसमें कि एक पर्सन जो है वो ऑर्डर करता है, वो अथॉरिटी फिगर होता है कोई वर्क करने के लिए, ठीक है, जिसकी कोई सेंस हो, ठीक है। रिसर्च जो थी स्टैनले मिलग्राम की, उससे पता चला कि जो लोग हैं वो कैसे ऑर्डर्स को जो है, जो पर्सन अथॉरिटी फिगर पावर में है उसको कैसे ओबे करते हैं, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि रिड्यूस करते हैं इस डिस्ट्रक्टिव ओबीडियंस को, ठीक है। ब्लाइंडली किसी चीज़ को फॉलो करना, जैसे अगर हम हिटलर की एग्जांपल ले लें, इट इज़ अ बिग ब्लंडर, इजंट इट, इट्स अ बिग ब्लंडर। तो कहते हैं इसको आप डिस्ट्रक्टिव ओबीडियंस कहते हो, ठीक है। अगर पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं हैं तो डिस्ट्रक्टिव ओबीडियंस है। तो इसको रिड्यूस करने के लिए कुछ बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे रिमाइंडिंग इंडिविजुअल्स की दे शेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी। जितने भी इंडिविजुअल्स हैं अगर किसी एक्सपेरिमेंट में किसी वर्क को कर रहे हैं तो वो सब के सब जो हैं, किसी भी तरीके का हार्म होगा वो सब के सब रिस्पॉन्सिबल है। रिमाइंडिंग देम बियॉन्ड सम पॉइंट, किसी पॉइंट के बाद उनको रिमाइंड करना ओबीडियंस की इनअप्रोप्रिएट है। कॉलिंग द मोटिव्स ऑफ अथॉरिटी फिगर्स इनटू क्वेश्चन, अथॉरिटी फिगर्स के मोटिव्स को क्वेश्चंस में ला वो क्वेश्चन कर सकते हैं। इन्फॉर्मिंग जनरल पब्लिक ऑफ द फाइंडिंग्स ऑफ सोशल साइकोलॉजी रिसर्च ऑन दिस टॉपिक, और जनरल पब्लिक को ज़रूर बताना है कि उनकी फाइंडिंग्स क्या रही किसी रिसर्च टॉपिक को लेकर। होप गाइस आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया है, काइंडली सपोर्ट माई चैनल एंड और ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए मुझे आप लाइक कीजिए मेरे वीडियोस को, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।